हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। ऑफिसर्स अडल्ट इन्फॉर्मेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है। जितने कैंडिडेट्स पेरेंट्स हमारे साथ में कनेक्ट हो गए हैं, भाई सभी को गुड मॉर्निंग और आप सभी का वेलकम है। बीएफएम का एग्जाम है सभी का, ठीक है, और इसको लेकर एक लास्ट जो रिवीजन है हम आप सभी को कराने वाले हैं। एंड दिस विल बी बीएफएम रैपिड रिवीजन चालीसा है ये, ठीक है। स्पीड से चलेगा आप सभी के लिए, सो दैट आप फटाफट फटाफट है ना, जो एक यहाँ पर आपके पास लिमिटेड टाइम है, ठीक है, एग्जाम से पहले का, उसका आप भरपूर तरीके से यूटिलाइजेशन कर सकें, उसका इस्तेमाल कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हमारी जो शुरुआत है वो मॉड्यूल ए से रहेगी, ठीक है। मॉड्यूल ए से स्टार्टिंग हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम फॉरेक्स मार्केट में मेजर पार्टिसिपेंट्स की बात करते हैं, तो फॉरेक्स मार्केट में मेजर पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट में देखेंगे, अगर हम अपने कंट्री के हिसाब से बात करें, हम इंडिया के हिसाब से बात करते हैं, तो हमारे कंट्री में सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई ऐसे सेंट्रल बैंक के तौर पर काम करता है। और जो सेंट्रल बैंक है हमारे कंट्री के अंदर देखोगे, यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जितना भी हमारे कंट्री में फॉरेक्स रिजर्व आता है, हमारा फॉरेक्स रिजर्व मोर देन $600 बिलियन का है, तो वो सब किसके पास, आरबीआई के पास रखा हुआ है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखा हुआ है। और इसके साथ साथ जो फॉरेन करेंसी मार्केट है उसमें वॉलेटिलिटी है, यानी जो प्राइस बहुत तेजी से अप होते हैं, डाउन होते हैं, बहुत तेजी से प्राइस घटते हैं और बढ़ते हैं, उनको एक तरीके से स्टेबलाइज करने का जो काम है वो भी सेंट्रल बैंक की जिम्मेदारी रहती है। इट मींस जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, सेंट्रल बैंक है ना, वो यहाँ पर ये करता है कि हमारी जो करेंसी है वो बहुत तेजी से ना तो एप्रिशिएट होनी चाहिए और ना बहुत तेजी से डेप्रिशिएट यहाँ पर होनी चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट आते हैं कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक में शेड्यूल कमर्शियल बैंक आ जाते हैं हमारे कंट्री के अंदर, जिसमें पब्लिक सेक्टर बैंक है, प्राइवेट बैंक है, फॉरेन बैंक है ना, ये सब लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो अगर आप देखोगे जो फॉरेन एक्सचेंज में करेंसीज टू देयर बिग एंड रिटेल क्लाइंट्स, तो यहाँ पर बैंक्स के पास में उनके छोटे क्लाइंट भी हैं, उनके बड़े क्लाइंट भी हैं, है ना। कुछ को यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना होता है, कुछ को हेजिंग करना होता है, और बैंक भी यहाँ पर अपनी जो एसेट्स है और लायबिलिटीज है उनकी हेजिंग करता है, उसमें इन्वेस्टमेंट करता है। यहाँ पर बैंक ये काम कस्टमर के बिहाफ पर भी करता है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट फंड्स एंड बैंक्स। तो जो इन्वेस्टमेंट फंड्स एंड बैंक्स हैं, वो यहाँ पर जो भी पैसा होता है, मूविंग फंड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में पैसा भेजने का काम होता है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट फंड्स एंड बैंक्स के द्वारा। तो यहाँ पर किसका, एक्सचेंज मार्केट का ये लोग इस्तेमाल करते हैं, एक्सचेंज मार्केट का यूज करते हैं फंड ट्रांसफर करने के लिए। तो ये एक व्हीकल ऑफ इन्वेस्टमेंट के तौर पर कंसीडर यहाँ पर किया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट आते हैं फॉरेक्स ब्रोकर्स। तो जो बायर होता है, सेलर होता है, उसके बीच में इंटरमीडिएट के तौर पर काम करते हैं फॉरेक्स ब्रोकर्स। तो ये एक मिडिल मैन के तौर पर एक्ट करते हैं यहाँ पर बिटवीन दी पार्टिसिपेंट्स। उसके बाद में आती हैं कॉर्पोरेशंस, और जो कॉर्पोरेशंस हैं वो कॉर्पोरेट होते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो डिफरेंट कंट्रीज और डिफरेंट करेंसीज में जब फंड्स का मूवमेंट होता है यहाँ पर, तो जो भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेड ट्रांजेक्शंस है ना, और यहाँ पर जो स्पेकुलेशन ट्रांजेक्शंस हैं वो यहाँ पर कॉर्पोरेशंस के बीच में होती हैं, ठीक है। कॉर्पोरेशंस भी यहाँ पर कंडक्ट करती हैं। इसके साथ साथ जो फॉरेक्स मार्केट है उसमें यहाँ पर जो इंडिविजुअल्स हैं वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो भी बायर या सेलर की तरफ से पार्टिसिपेट करने के लिए अलाउ होते हैं। तो दीज आर दी मेजर पार्टिसिपेंट। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट, अब यहाँ पर जो डिफरेंट टाइम जोन होने की वजह से अलग अलग कंट्रीज में मार्केट अलग अलग ओपन होती हैं, तो उसी को लेकर ये क्वेश्चन है, इसको रिवाइज कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग ऑपरेशन टाइम्स ऑफ द ग्लोबल फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन रिलेशन टू ग्रीनविच टाइम। यानी अगर हम जीएमटी की बात करते हैं, तो व्हेन द लंदन एंड अदर यूरोपियन मार्केट स्टार्ट देयर डे, इट इज ऑलमोस्ट लंच टाइम फॉर द इंडियन मार्केट्स, है ना। जब यूरोपियन मार्केट ओपन होती हैं, जब लंदन की मार्केट ओपन होती हैं, तो उस टाइम पर इंडिया में लंच टाइम चल रहा होता है उस टाइम पर जब यूरोप की मार्केट ओपन होती है। उसके बाद में जो न्यूयॉर्क की मार्केट है, अमेरिका की मार्केट इवनिंग में ओपन होती है 6-7 बजे के आसपास, तब तक यहाँ पर इंडिया की जो मार्केट है वो क्लोज हो चुकी होती है। तो इंडिया की मार्केट क्लोज होने के बाद में अमेरिका की मार्केट, न्यूयॉर्क की मार्केट ओपन होती है, तो दैट इज ऑल्सो करेक्ट। उसके बाद में जो टोक्यो, हांगकांग, सिंगापुर जो मार्केट्स हैं वो अपना जो डे है वो स्टार्ट कर चुके होती हैं, है ना। न्यूयॉर्क की मार्केट है उनके क्लोज होने से पहले, न्यूयॉर्क की मार्केट जो क्लोज होने से पहले टोक्यो, हांगकांग और सिंगापुर की मार्केट अपना बिजनेस शुरू कर चुकी होती हैं, दैट इज आल्सो करेक्ट। उसके बाद में इंडियन एंड मिडिल ईस्ट मार्केट स्टार्ट देयर डे आफ्टर, है ना, आफ्टर गलत है यहाँ पर आएगा बिफोर, ठीक है। अगर हम किसकी बात करते हैं, जो इंडियन मार्केट है और मिडिल ईस्ट मार्केट है, यहाँ पर वो अपना जो स्टार्ट है वो यहाँ पर अपना डे जो स्टार्ट कर देते हैं, मार्केट ओपन हो जाती है बिफोर सिंगापुर एंड हांगकांग मार्केट क्लोज। तो सिंगापुर के और हांगकांग के मार्केट के क्लोज होने से पहले इंडिया की और मिडिल ईस्ट की जो मार्केट्स हैं वो ओपन हो जाती हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो सबसे पहली बात, ये मार्केट 24 आवर चलती है, 24 घंटे 7 दिन ये मार्केट काम करती रहती है। यहाँ पर इसमें इस मार्केट में ओटीसी मार्केट भी है, ओवर द काउंटर भी यहाँ पर काम चलता रहता है, ठीक है। ओवर द काउंटर भी जो एक्सचेंज है वो अवेलेबल है यहाँ पर। उसके बाद में जो ग्लोबल मार्केट है, जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है वो ग्लोबल मार्केट है, तो यहाँ पर लोकेशन के है ना, लोकेशन के कोई बैरियर्स नहीं है, नो बैरियर्स, नो स्पेसिफिक लोकेशंस यहाँ। दूसरा, इसके बाद में ये जो मार्केट है वो सपोर्ट करती है लार्ज कैपिटल और लार्ज जो ट्रेड फ्लोज है यहाँ पर। तो आप बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शंस यहाँ पर कर सकते हैं, आपके पास कितना ही पैसा हो यहाँ पर पूरा का पूरा सारा पैसा सब्स्यूम हो जाएगा,
ठीक है, बड़ी बड़ी जो ट्रांजेक्शन है उनको एग्जीक्यूट कर सकते हैं आप इस मार्केट में। उसके बाद में दिस इज हाईली लिक्विड मार्केट, है ना, ये बहुत ही हाईली लिक्विड मार्केट है। अगर आपके पास में फॉरेन करेंसी है तो आप फॉरेन करेंसी को इंस्टेंट बेसिस पर यहां पर सेल कर सकते हैं, बेच सकते हैं और उसको किसी दूसरी करेंसी में कन्वर्जन कर सकते हैं। उसके बाद में हाई फ्लक्चुएशन रहता है करेंसी रेट्स में, जो भी करेंसी रेट्स हैं उसमें हाई फ्लक्चुएशन रहता है, तो लगभग, है ना, कुछ सेकंड्स में या हर सेकंड्स में जो रेट्स हैं वो यहां पर अप डाउन होते रहते हैं, घटते बढ़ते रहते हैं। उसके बाद में अगर हम सेटलमेंट्स की बात करते हैं तो सेटलमेंट्स अफेक्टेड बाय द टाइम जोन फैक्टर, जो टाइम जोन फैक्टर अलग अलग होने की वजह से जो सेटलमेंट है वो यहां पर इफेक्ट हो सकता है, उसके ऊपर असर हो सकता है। और जो मार्केट है, मार्केट भी अफेक्टेड हो सकती है अगर गवर्नमेंट की पॉलिसीज यहां पर, ठीक है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज नेगेटिव वे में भी हो सकती हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज पॉजिटिव वे में भी हो सकती हैं, या गवर्नमेंट अगर मार्केट को कंट्रोल करती है तो उसका मार्केट के ऊपर इंपैक्ट आएगा, मार्केट के ऊपर असर पड़ेगा यहां पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट रिगार्डिंग फैक्टर्स डिटरमाइनिंग एक्सचेंज रेट। तो दीज आर दी कुछ फंडामेंटल रीजन है यहाँ पर, है ना, दीज आर दी फंडामेंटल रीजन, और फंडामेंटल रीजंस यहाँ पर, फंडामेंटल रीजंस की वजह से जो एक्सचेंज रेट हैं वो यहाँ पर डिटरमाइन होते हैं। तो पहला है सरप्लस इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट जनरली लीड्स टू स्ट्रॉन्गर होम करेंसी। सेकंड कहता है ए हाई इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, ठीक है, अगर यहां पर सरप्लस है किसमें, बैलेंस ऑफ पेमेंट में, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है अगर उसमें सरप्लस है तो उसकी वजह से होम करेंसी स्ट्रांग होती है, मजबूत होती है, तो बिल्कुल सही बात है यहां पर। उसके बाद में अगर हाई इकोनॉमिक जो ग्रोथ रेट है लीड टू ए डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ होम करेंसी, अगर हाई इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है तो उसकी वजह से जो होम करेंसी है वो डिक्लाइन कर जाएगी। क्या ये बात सही है? नहीं, इट इज रॉन्ग, ये गलत है यहां पर, ठीक है। जब यहां पर हाई इकोनॉमिक ग्रोथ होता है तो इसकी वजह से जो होम करेंसी की वैल्यू है वो इंक्रीज होती है, वो एप्रिशिएट होती है, ना कि डिक्लाइन। उसके बाद में एक्सपोनेंशियली फिस्कल पॉलिसी सच एज लोअर टैक्स, अगर कंट्री के अंदर जो फिस्कल पॉलिसी आती है, जो यूनियन बजट आता है, उसमें अगर जो टैक्स रेट है उनको कम, अगर टैक्स रेट कम हो जाते हैं तो इसकी वजह से कैन लीड टू हायर इकोनॉमिक ग्रोथ, तो इसकी वजह से हायर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर टैक्स रेट कम होने पर जो ग्रोथ रेट है वो इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। उसके बाद में नेक्स्ट आ जाएगा द वे ए सेंट्रल बैंक attempt to influence and control interest and money supply can impact the value of country's currency। तो बिल्कुल यहाँ पर इसके ऊपर इम्पैक्ट डाल सकता है, इसके ऊपर असर डालेगा। तो जैसे जैसे यहाँ पर जो सेंट्रल बैंक है, जैसे आरबीआई है, ठीक है, तो वो जो भी यहाँ पर, है ना, इंटरेस्ट रेट को, मनी सप्लाई को इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, बढ़ाएगा, घटाएगा, तो उसका कंट्री की करेंसी के ऊपर, उसकी वैल्यू के ऊपर इंपैक्ट आएगा, तो बिल्कुल आएगा उसके ऊपर इंपैक्ट। उसके बाद में हाई डोमेस्टिक जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उसकी वजह से जो होम करेंसी है वो शॉर्ट टर्म में वीक हो जाएगी, नहीं, शॉर्ट टर्म में स्ट्रॉन्ग होती है यहाँ पर, ठीक है, शॉर्ट टर्म में क्या होगी, स्ट्रॉन्ग हो जाएगी यहाँ पर। तो अगर जो डोमेस्टिक होम इंटरेस्ट रेट्स हैं अगर उसको यहाँ पर उनको क्या कर देता है, इंक्रीज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, उनको हाई कर देते हैं, तो शॉर्ट टर्म में जो होम करेंसी वो स्ट्रॉन्ग होगी, है ना, लॉन्ग टर्म में वीक हो जाएगी, लंबे समय में वीक हो जाती है और शॉर्ट टर्म में स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि फॉरेन कंट्री से जो पैसा है वो हमारे कंट्री में आने लगता है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज लाइकली टू लीड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड ए स्ट्रॉन्ग होम करेंसी। अगर यहां पर किसी कंट्री के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है तो उसकी वजह से उस कंट्री में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी और वहां की जो होम करेंसी है वो स्ट्रॉन्ग रहती है, तो दैट इज आल्सो करेक्ट, ये भी हमारा करेक्ट है। 5वें नंबर की स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग थी। चलो बढ़ते हैं उसके बाद में आगे। तो अभी हम बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात कर रहे थे। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस में होता है तो इसकी वजह से होम करेंसी यहां पर स्ट्रॉन्ग रहती है, ठीक है, और वहीं पर अगर डेफिसिट होने पर जो करेंसी है वो क्या होगी, वीक हो जाएगी, कमजोर हो जाती है। वहीं पर आप नेक्स्ट देखोगे जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है, अगर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट यहां पर हाई रहता है तो इसकी वजह से हमारे जो प्रोडक्शन है, एक्सपोर्ट्स हैं, वो बढ़ जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, और जिसकी वजह से हमारी जो होम करेंसी है वो स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। और अगर यहां पर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट डाउन होती है तो उसका इंपैक्ट नेगेटिव आएगा, तो वाइस वर्सा चलता है। उसके बाद में जो फिस्कल पॉलिसी है, तो फिस्कल पॉलिसी अगर एक्सपोनेंशियली पॉलिसी यानी जो टैक्सेस है वो कम किए जा रहे हैं, टैक्स रेट कम कर रहे हैं, तो इसकी वजह से हाईयर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट देखने को मिलेगा। उसके बाद में अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अच्छी मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है, मनी से रिलेटेड बढ़िया पॉलिसी बनाता है, तो इसकी वजह से जो मनी सप्लाई है ना, उसका जो इंपैक्ट है कंट्री की करेंसी के ऊपर आता है, कंट्री करेंसी के ऊपर उसका असर देखने को मिलता है। उसके बाद में जो इंटरेस्ट रेट्स हैं, हाई डोमेस्टिक जो इंटरेस्ट रेट्स हैं, है ना, उसकी वजह से जो ओवरसीज कैपिटल है वो इंडिया में अट्रैक्ट होगी, इंडिया में ओवरसीज कैपिटल आएगी, दूसरे कंट्री से जो फंड है, पैसा है, हमारे कंट्री में आएगा इन्वेस्टमेंट के तौर पर, और उसकी वजह से शॉर्ट टर्म में हमारी करेंसी एप्रिशिएट हो जाएगी। लेकिन यहीं पर अगर हम लॉन्गर टर्म की बात करते हैं तो हाई इंटरेस्ट रेट्स जो इकोनॉमी को स्लो डाउन कर देंगे यहाँ पर, और जो करेंसी है लंबे समय में यहाँ पर वीक हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। उसके बाद में अगर हम पॉलिटिकल इश्यूज की बात करते हैं तो अगर किसी कंट्री के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, ठीक है, तो उसकी वजह से, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की वजह से इकोनॉमिक जो स्टेबिलिटी है वो देखने को मिलेगी, और इसकी वजह से यहाँ पर जो होम है ना, स्ट्रॉन्ग होम करेंसी होगी, यहाँ पर कौन सी होगी, स्ट्रॉन्ग होम करेंसी होगी यहाँ पर। और अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है तो इसका जो अपोजिट इंपैक्ट है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग इंपैक्ट ऑफ टेक्निकल रीजन ऑन द एक्सचेंज रेट। जो यहाँ पर एक्सचेंज रेट है उसके ऊपर जो टेक्निकल रीजन है उसका क्या इंपैक्ट आता है, क्या असर आता है। तो सबसे पहली बात, जो गवर्नमेंट कंट्रोल कैन लीड टू अनरियलिस्टिक वैल्यू ऑफ करेंसी रिजल्टिंग इन वायलेंट मूवमेंट इन द एक्सचेंज रेट।
है ना। अगर हम किसकी बात करते हैं, जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पर करेंसी की जो वैल्यू है, ठीक है, करेंसी के जो एक्सचेंज रेट है, अगर उनको यहाँ पर कंट्रोल करती है, ठीक है, खुद से कंट्रोल करती है, यानी अपने कंट्री की करेंसी को यहाँ पर रिवैल्यूएशन या डिवैल्यूएशन करती है यहाँ पर, तो उसकी वजह से जो एक्सचेंज रेट है उसके ऊपर इंपैक्ट आएगा। और ये जो रीजन है वो टेक्निकल रीजन में आएगा यहाँ पर। फ्रीडम और रिस्ट्रिक्शन ऑन द कैपिटल मूवमेंट डज नॉट सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द एक्सचेंज रेट। तो यहाँ पर गवर्नमेंट क्या कर सकती है, गवर्नमेंट जो फॉरेन करेंसी कंट्री के अंदर आती है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है, उसको फ्रीडम दे सकती है ना, उसका इंपैक्ट आएगा। उसके बाद में साउथ ईस्ट एशियन करेंसी क्राइसिस ऑफ 1997 हाइलाइटेड द इंपैक्ट ऑफ कैपिटल मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन ऑन द एक्सचेंज रेट, और कैपिटल नॉर्मली टेंड टू मूव फ्रॉम लोअर यील्डिंग टू हायर यील्डिंग करेंसीज एंड रिजल्ट इन मूवमेंट इन द एक्सचेंज रेट। तो इसमें कौन सा है, किसके ऊपर टिक करेंगे, है ना, हमें एक रॉन्ग स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी है इसमें। तो हमारे लिए जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो कौन सी है यहाँ पर, सेकंड वाली रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो फ्रीडम और रिस्ट्रिक्शन ऑन कैपिटल मूवमेंट डज नॉट सिग्निफिकेंटली इफेक्ट ऑन द एक्सचेंज रेट, तो नोट नहीं आएगा यहाँ पर, है ना। गवर्नमेंट की तरफ से जो कैपिटल मूवमेंट है उसको फ्री भी किया जा सकता है, उसको रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, और उसका जो इंपैक्ट है वो एक्सचेंज रेट के ऊपर देखने को मिलता है। और जिस कंट्री में रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होते हैं, ठीक है, वहां पर जिन कंट्रीज में रेट ऑफ इंटरेस्ट लो होते हैं वहां से जो इन्वेस्टमेंट चल के आता है, जैसे हमारे कंट्री में यूरोप से, है ना, अमेरिका से, है ना, कई और कंट्रीज है, वहां से जो इन्वेस्टमेंट है इंडिया में आता है, क्योंकि इंडिया में रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%, 8.5% है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के ऊपर ही। वहीं पर उन कंट्रीज में देखोगे, उन देशों में देखोगे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% भी है, 2% से भी कमी रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो इंडिया में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो ज्यादा अट्रैक्टिव है यहाँ पर। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्या कहता है यहाँ पर। अगर हम लोग बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग रोल ऑफ स्पेकुलेशन इन द एक्सचेंज रेट, है ना। जो स्पेकुलेशंस है वो एक तरीके से सट्टेबाज होते हैं, है ना, जो स्पेकुलेटर्स होते हैं वो एक तरीके से कौन है, सट्टेबाज हैं, जो मार्केट में सट्टेबाजी कर रहे होते हैं यहाँ पर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग रोल ऑफ स्पेकुलेशन इन द एक्सचेंज रेट्स। तो स्पेकुलेशन फोर्सेस कैन हैव ए मेजर इफेक्ट ऑन एक्सचेंज रेट। जो स्पेकुलेटर्स है बाय द बेस करेंसी व्हेन दे एक्सपेक्ट टू होम करेंसी टू एप्रिशिएट। थर्ड कहता है स्पेकुलेटिव जो डील्स हैं कैन लीड टू मूवमेंट इन द मार्केट इफ द एक्सपेक्टेशंस ऑफ करेंसी डिवैल्यूएशन ग्रोस। और जो स्पेकुलेटिव डील है डू नॉट प्रोवाइड डेप्थ एंड लिक्विडिटी इन द मार्केट। तो यहाँ पर फोर्थ नंबर की स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है और सेकंड नंबर की स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है। जो स्पेकुलेटर्स होते हैं, स्पेकुलेटर्स जब किसी कंट्री करेंसी की वैल्यू डाउन हो रही होती है तो उसको और डाउन करते हैं, और जब किसी कंट्री करेंसी की वैल्यू, है ना, एप्रिशिएट हो रही है तो उसको और एप्रिशिएट करते हैं, तो उसको और बाई करेंगे। तो ऐसा करके चलते हैं ये। तो मार्केट का मूवमेंट जिस तरफ होता है तो उसको और उसी तरफ बढ़ा देते हैं, खासकर नेगेटिव साइड में। तो स्पेकुलेटर्स बाय बेस करेंसी एंड व्हेन दे एक्सपेक्ट द होम करेंसी टू एप्रिशिएट। तो यहाँ पर जो स्पेकुलेटर्स हैं वो क्या करते हैं, बाय बेस करेंसी व्हेन दे एक्सपेक्ट होम करेंसी डेप्रिशिएट, नॉट एप्रिशिएट। ठीक है, तो सेकंड में क्या आएगा यहाँ पर, एप्रिशिएट की जगह क्या आएगा, डेप्रिशिएट आएगा। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, जैसे $1 इक्वल टू 83 रुपीज चल रहा है ना, $1 का भाव 83 रुपए है। तो यहाँ पर जो डॉलर है वो क्या होगी, बेस करेंसी। तो बेस करेंसी को बाय करेंगे, कब बाय करेंगे, जब यहाँ पर कोटिंग करेंसी यानी जो रुपी है जब वो डेप्रिशिएट हो रही होगी। उसके बाद में स्पेकुलेटर्स की वजह से मार्केट में बायर और सेलर्स के जो नंबर हैं वो यहाँ पर मेंटेन रहते हैं। तो बाइंग और सेलिंग ट्रांजैक्शन होती रहती है, तो जिसकी वजह से जो फॉरेक्स मार्केट है उसमें डेप्थ और लिक्विडिटी यहाँ पर बनी रहती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे स्पेकुलेटर बाय बेस करेंसी से रुपी, है ना, $1 इक्वल टू 80, है ना, $1 का 80 पर, और उसको फिर यहाँ पर सेल करेंगे $1 इक्वल टू 80.20, जब यहाँ पर जो एक्चुअली रुपी है वो डेप्रिशिएट होगा डॉलर के अगेंस्ट में। तो 20 पैसे का वो जो यहाँ पर प्रॉफिट है वो जनरेट कर लेंगे, है ना, इस स्पेकुलेशन वाले ट्रांजैक्शन से। टाइप ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन की बात करते हैं तो मार्केट बहुत बड़ी है यहाँ पर, और डिफरेंट टाइम जोन है यहाँ पर। इसकी वजह से जो रेडी और कैश मार्केट है उसमें जो सेटलमेंट है वो सेम डे हो जाता है, T+0 में सेटलमेंट होता है यहाँ पर। उसके बाद में जैसे डील हुई है 20 जनवरी को तो सेम डे यहाँ पर सेटलमेंट हो जाएगा। दूसरा आता है टॉम में जो सेटलमेंट है वो T+1 में होता है यहाँ पर, है ना। तो सेटलमेंट ऑफ फंड्स टेक्स प्लेस ऑन द नेक्स्ट वर्किंग डे, है ना, T+1 में अगले दिन सेटलमेंट होता है यहाँ पर। ठीक है, जैसे 15 जनवरी 2021 फ्राइडे है, तो ध्यान रखना जो छुट्टी वाला दिन होता है, जो नॉन ट्रेडिंग डे होता है, वहां पर सेटलमेंट नहीं होता। जैसे 16 तारीख में सैटरडे आएगा, 17 तारीख में संडे आएगा, तो ये दोनों दिन यहाँ पर काउंट नहीं होंगे, है ना। कौन सा काउंट होगा, 18 तारीख को यहाँ पर सेटलमेंट होगा जब मंडे होगा, तो 18 जनवरी को सेटलमेंट होगा। उसी तरीके से जो स्पोर्ट सेटलमेंट है वो होते हैं हमारे T+2 में, है ना। कब, T+2 में। तो T है यहाँ पर ट्रांजेक्शन डे, और उसके बाद में 2 दिन सेटलमेंट। ठीक है, जैसे डील हुई है 15 जनवरी 2021 को, तो सेटलमेंट कब होगा, 19 जनवरी 2021 को। और जितने भी फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन में यहाँ पर जो सेटलमेंट है वो कब होता है, आफ्टर T+2 यहाँ पर सेटलमेंट हो जाता है। उसके बाद में जो वैल्यू डेट है, ठीक है, वैल्यू डेट या इसको सेटलमेंट डेट भी बोलते हैं, जो वैल्यू डेट है वो सेटलमेंट डेट भी कहलाती है। ठीक है, वैल्यू डेट को सेटलमेंट डेट के नाम से जाना जाता है। तो वैल्यू डेट वो डेट होती है जिस रेट में यहाँ पर सेटलमेंट होता है। चलिए, उसके बाद में जो फॉरवर्ड रेट है, फॉरवर्ड रेट को कैलकुलेट करने के लिए जो भी हमारे पास में स्पॉट रेट है, स्पॉट रेट में प्रीमियम को एड ऑन करते हैं और डिस्काउंट को माइनस करते हैं। स्पॉट रेट में प्रीमियम एड ऑन होती है और डिस्काउंट माइनस किया जाता है। तो प्रीमियम यहाँ पर कब होगी, यहाँ पर जब स्पॉट करेंसी यानी जो मार्केट प्राइस है, ठीक है, मार्केट प्राइस कम है और जो फ्यूचर करेंसी प्राइस है वो ज्यादा है।
है ना, इफ वैल्यू ऑफ करेंसी इज मोर देन दी बीइंग कोटेड फॉर द स्पॉट, तो अगर वो प्रीमियम पर कहलाएगा। मान लेते हैं अभी स्पोर्ट में प्राइस चल रहा है $1 इक्वल टू 83 रुपीज, वहीं पर अगर एक महीने का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट देखोगे तो वो चल रहा होगा 84 रुपीज पर, ठीक है। अगर अभी मार्केट प्राइस 83 है और एक महीने के बाद के जो प्राइस है 84 चल रहे हैं, तो इट मींस प्रीमियम पर है। फ्यूचर के प्राइस ज्यादा है और अभी करंट वाले जो प्राइस है कम है, ठीक है। तो कितना प्रीमियम है, तो यहाँ पर दोनों के बीच का डिफरेंस 1 है ना, 1 रुपीज, 1 रुपए का प्रीमियम पर चल रहा है। डिस्काउंट कब होगा यहाँ पर, जब फ्यूचर के प्राइस कम होंगे और जो करंट मार्केट प्राइस है वो ज्यादा होंगे। जैसे अभी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है मान लेते 83 रुपीज, है ना, एक महीने के फ्यूचर के जो प्राइस है वो चल रहे हैं 80 रुपीज, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना, दोनों के बीच का डिफरेंस है 3 रुपए। तो इट मींस यहाँ पर फ्यूचर के जो रेट है अभी वो डिस्काउंट पर है, तो डिस्काउंट को माइनस करते हैं और प्रीमियम को प्लस करते हैं स्पॉट रेट में। चलिए उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। जितने भी फॉरवर्ड प्राइस होते हैं, है ना, जो फॉरवर्ड प्राइस है करेंसी के, तो फॉरवर्ड प्राइस ऑफ ए करेंसी अगेंस्ट अनदर करेंसी कैन बी वर्क आउट विद द फॉलोइंग फैक्टर्स, है ना, इसमें कुछ फैक्टर्स का आप यूज कर सकते हैं। तो जैसे जो स्पॉट प्राइस है ऑफ द करेंसी इन्वॉल्व, अगर हम स्पॉट प्राइस की बात करते हैं करेंसी में, वो कौन है ना, जो स्पॉट प्राइस है वो यहाँ पर करेंसीज में इन्वॉल्व रहता है। उसके बाद में दूसरा जो इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल है फॉर द टू कंट्रीज करेंसीज, दो करेंसीज में अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है यहाँ पर, और जो दो कंट्रीज की करेंसी में डिफरेंट डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है। जैसे अगर आप डॉलर देखेंगे, है ना, डॉलर है, डॉलर कहाँ की, यूएसए की करेंसी है, और वहां पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट देखोगे 2% के रेट ऑफ इंटरेस्ट है। वहीं पर इंडिया की करेंसी कौन सी, आईएनआर, है ना, इंडियन रुपीज। तो इंडिया में, है ना, अगर आप इंडिया में देखोगे तो इंडिया में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितने हैं, मान लेते हैं 8% के, ठीक है। तो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। तो जो इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल है फॉर द टू करेंसीज, उसका इंपैक्ट फॉरवर्ड प्राइस के ऊपर आता है। और वहीं पर टर्म, जो फ्यूचर जो प्राइसेस वर्क, है ना, जैसे बोलते हैं टर्म का मतलब है टाइम, ठीक है। तो टाइम होती है यहाँ पर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, तो जितना टाइम ज्यादा होगा उसकी जो वैल्यू है अलग से कैलकुलेशन होगा यहाँ पर। तो दीज आर दी फैक्टर्स, ये फैक्टर्स हैं यहाँ पर जो फॉरवर्ड प्राइस ऑफ ए करेंसी, है ना, दूसरी करेंसी के अगेंस्ट में उसको यहाँ पर इंपैक्ट करेंगे। जितने भी फॉरेक्स ट्रेड होती हैं, फॉरेक्स मार्केट में जो सारी ट्रेड हैं वो करेंसी पेयर्स में होती हैं, है ना। जैसे अभी आप देख रहे थे यूएसडी आईएनआर, तो ये हमारा करेंसी पेयर है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर जीबीपी आईएनआर, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड आईएनआर, तो ये सारे क्या हैं, दीज आर दी करेंसी पेयर। और टू करेंसीज आर कॉल्ड, है ना, जो हमारी दो करेंसी हैं, जैसे हम यहाँ पर लिख रहे हैं यूएसडी आई, ठीक है, यूएसडी आईएनआर, यानी $1 इक्वल टू, है ना, ₹83, ठीक है, ये करके लिखा हुआ है। तो ऐसे केस में आप देखोगे जो यूएसडी है जो सिंगल यूनिट में है वो यहाँ पर बेस करेंसी होगी, ठीक है। और दूसरी जो है ना यहाँ पर नेक्स्ट करेंसी होगी, इसे बोलते हैं कोटिंग करेंसी, क्यूसी, ठीक है। 83 जो भी वेरिएशन आएगा, जो भी चेंजेस आता है यहाँ पर वो क्यूसी में आता है, यहाँ पर कोटिंग करेंसी में चेंजेस आते हैं। यहाँ पर जो बेस करेंसी है वो यहाँ पर फिक्स रहती है। तो बेस करेंसी इज करेंसी दैट इज प्राइस इट्स अमाउंट इज फिक्स एट 1, है ना, इसका जो अमाउंट है वो एक बार यहाँ पर फिक्स हो जाता है। द अदर करेंसी इज कोटिंग करेंसी विच प्राइस द बीसी एंड इट्स अमाउंट वेरीज एज द प्राइस ऑफ बीसी वेरीज इन द मार्केट। तो जो भी प्राइस में वेरिएशन देखने को मिलेगा वो किस में, प्राइस में वेरिएशन देखने को मिलेगा, कोटिंग करेंसी में वेरिएशन होता है यहाँ पर। उसके बाद में जो फॉरेक्स मार्केट है, ठीक है, जो फॉरेक्स मार्केट है पूरी दुनिया के अंदर, उसको बेस करेंसी से कोटिंग करेंसी में यहाँ पर मेंशन किया जाता है। तो बेस करेंसी पर यूनिट में होती है, जो कोटिंग करेंसी है वो वेरिएबल करेंसी होती है। यहाँ पर जो एक्सचेंज रेट है वो दो तरह के एक्सचेंज रेट होते हैं, एक होते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट और एक होते हैं यहाँ पर फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। तो फिक्स एक्सचेंज रेट कौन से हैं यहाँ पर, फिक्स एक्सचेंज रेट वो होते हैं जिसमें उस कंट्री की सरकार, उस कंट्री की गवर्नमेंट या वहां की मॉनेटरी अथॉरिटी, ठीक है, वहां का उस कंट्री का सेंट्रल बैंक डिसाइड करता है, ठीक है, कि हमारे जो कंट्री के एक्सचेंज रेट क्या होंगे, ठीक है, वो डिसाइड करते हैं। जैसे चाइना में, ठीक है, चाइना की गवर्नमेंट या चाइना का जो सेंट्रल बैंक है वो डिसाइड करता है कि $1 इक्वल टू कितने युआन होंगे। उन्होंने बोला 7 युआन होंगे, तो 7 रहेंगे यहाँ पर, ना ये अप होगा ना डाउन होगा, ना ये घटेगा ना बढ़ेगा, जब तक वो चेंज नहीं करेंगे यहाँ पर। तो ऐसे जो रेट है वो क्या कहलाते हैं, फिक्स एक्सचेंज रेट। उसके बाद में नेक्स्ट आते हैं फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, जहां पर वैल्यू ऑफ करेंसी इज डिसाइडेड बाय सप्लाई और डिमांड फैक्टर, जो सप्लाई और डिमांड फैक्टर है वो डिसाइड करेगा। ओके, एंड जैसे यूएसडी आईएनआर है, ठीक है, यूएसडी आईएनआर है यहाँ पर, तो $1 इक्वल टू ₹83, ठीक है। तो किसने डिसाइड किया यहाँ पर कि $1 का भाव 83 रुपए रहेगा, है ना, मार्केट ने डिसाइड किया है, डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर डिसाइड किया है यहाँ पर। तो हमारे कंट्री में फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट यहाँ पर चलते हैं। वहीं पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सचेंज रेट आ जाते हैं, ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सचेंज रेट आ जाते हैं। तो अगर हम डायरेक्ट मेथड्स की बात करते हैं तो नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ लोकल करेंसी, है ना, जो नंबर ऑफ यूनिट है किसमें, लोकल करेंसी पर यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी इज कोटेड, तो वो कहलाते हैं हमारे डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट एक्सचेंज रेट कहलाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर $1 इक्वल टू 70.50, तो ये डायरेक्ट मेथड है यहाँ पर, है ना, जहां पर फॉरेन करेंसी सिंगल यूनिट में है, ठीक है, फॉरेन करेंसी सिंगल यूनिट में है, और जो होम करेंसी है, डोमेस्टिक करेंसी है, वो यहाँ पर वेरिएबल है। डोमेस्टिक करेंसी अगर वेरिएबल है यहाँ पर, तो ऐसे केस में इट विल बी डायरेक्ट मेथड। उसके बाद में दूसरा आ जाता है हमारा इनडायरेक्ट मेथड। अगर हम इनडायरेक्ट मेथड की बात करते हैं तो इनडायरेक्ट मेथड में जो डोमेस्टिक करेंसी है वो फिक्स हो जाती है ना, और जो वेरिएबल है वो किस में रहेगा, फॉरेन करेंसी में वेरिएबल रहेगा। जैसे 100 INR इक्वल टू हाउ मेनी डॉलर, 100 रुपए में कितने डॉलर आएंगे, हमने कहा 100 रुपए में $1.5 आएंगे, ठीक है। और उसके बाद में हो सकता है कल 100 रुपए
है ना, $100 इक्वल टू हो जाए USD 1.40, ठीक है, कि भाई अब जो 100 INR में 100 रुपए में अब $1.40 आएगा। तो जब यहां पर वेरिएशन होता है किसमें, फॉरेन करेंसी में वेरिएशन होता है, और जो होम करेंसी है, डोमेस्टिक करेंसी है, उसकी यूनिट फिक्स हो जाती है यहां पर, तो दैट विल बी नोन एज इनडायरेक्ट मेथड, वो हमारा इनडायरेक्ट मेथड आ जाएगा। वहीं पर अगर हम बिड रेट और ऑफर रेट की बात करते हैं, उनको यहां पर बाइंग रेट्स कहते हैं, और जितने भी ऑफर रेट हैं या आस्क रेट हैं वो होते हैं यहां पर सेलिंग रेट। तो जिस रेट पर जो सेलर है बेचने के लिए बैठा होता है वो ऑफर रेट या आस्क रेट होता है, और जिस रेट पर बायर बाय करने के लिए बैठा हुआ होता है वो यहाँ पर बाय रेट कहलाता है, ठीक है। और बैंक का रूल क्या कहता है, और यहाँ पर जो बैंक का रूल है, ठीक है, बैंक का प्रिंसिपल क्या कहता है कि भाई बाय लो सेल हाई, है ना, बाय लो सेल हाई, ठीक है, हाई रेट पर सेल कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में इसी में नेक्स्ट पॉइंट आता है परसेंट और पर माइल। जो परसेंट है वो 100 में होता है, ठीक है, परसेंट को 100 के कंपैरिजन में काउंट करते हैं, और पर माइल को 1000 के में काउंट करते हैं यहाँ पर। तो जो परसेंटेज है वो प्रोपोर्शन है पर 100 के हिसाब से, और वहीं पर जब पर माइल की बात करते हैं तो उसे यहाँ पर 1000 में काउंट किया जाता है। नेक्स्ट मूव करेंगे, नेक्स्ट आ जाता है क्रॉस रेट्स। अगर हम क्रॉस रेट्स की बात करते हैं, टू ऑब्टेन रेट्स फॉर दी पर्टिकुलर करेंसी पेयर, अगर किसी पर्टिकुलर करेंसी पेयर्स के लिए यहाँ पर रेट्स ऑब्टेन किए जाते हैं, दे आर नॉट अवेलेबल डायरेक्टली, अगर वो यहाँ पर डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो वहां पर चेन रूल का इस्तेमाल करके, चेन रूल का यूज करके यहाँ पर क्रॉस करेंसी रेट्स कैलकुलेट किए जाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर हमारे कंट्री की करेंसी है INR, इंडियन रुपीस हमारे कंट्री की करेंसी है, और हमें चाहिए दिनार, ठीक है, हमें दिनार चाहिए यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, INR से डॉलर में जाएंगे और डॉलर से एक्सचेंज करेंगे दिनार, क्योंकि INR से दिनार में डायरेक्ट एक्सचेंज रेट नहीं है। तो INR का एक्सचेंज रेट अवेलेबल है डॉलर में, और डॉलर का एक्सचेंज रेट अवेलेबल है दिनार में। तो हम INR से दिनार में डॉलर में एक्सचेंज कर लेंगे, और फिर डॉलर से दिनार में एक्सचेंज करेंगे। तो दिस इज नोन एज यहाँ पर क्रॉस रेट। और जो हम यहाँ पर है ना एक्सचेंज करेंगे, ठीक है, तो एक्सचेंज मेथड इस्तेमाल करेंगे, वहां पर चेन रूल का यूज करेंगे। जब भी हम डीलिंग करते हैं क्रॉस करेंसी में तो वहां पर टू वे कोटेशन का इस्तेमाल होता है। जैसे आप बैंक में भी देखोगे तो बैंक में यहाँ पर एक बाय रेट होता है और एक यहाँ पर सेल रेट होता है, ठीक है, एक बाय रेट होता है, एक सेल रेट होता है, तो इसे बोलते हैं टू वे कोटेशन। तो जब भी हम यहाँ पर एक्सचेंज रेट को, है ना, जब क्रॉस करेंसी को कैलकुलेशन करेंगे टू वे कोटेशंस में, तो हमेशा जो रूल है वो क्या एप्लीकेबल होगा, जो बिड रेट है, बिड रेट शुड ऑलवेज बी मल्टीप्लाई टू बिड रेट, बिड रेट को बिड रेट के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, और जो आस्क रेट है, आस्क रेट को हमेशा आस्क रेट के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। तो बिड रेट के साथ मल्टीप्लाई होते हैं, और आस्क रेट के साथ में मल्टीप्लाई होते हैं। तो जो भी हमारे टू वे कोटेशंस हैं यहाँ पर, तो फॉरेन एक्सचेंज कोटेशन बाय बैंक्स हैज टू रेट्स, है ना, एक यहाँ पर एक जो हो कोटिंग बैंक होता है, एक जो बैंक है बाय करना चाहता है और दूसरा बैंक यहाँ पर सेल करना चाहता है, ठीक है। जैसे $1 इक्वल टू चल रहा है 83.15, तो 83.15 यहाँ पर दिस इज द बाय रेट, ये कौन सा है यहाँ पर बाय रेट, और 83.20 ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर सेल रेट, है ना। लिखते हैं ऐसे हैं, लेकिन मीनिंग क्या है इसका मीनिंग है यहाँ पर 83.15 और 83.20, दिस इज द मीनिंग, ठीक है। अगर आप देखोगे ये हमारा बाय रेट हो जाएगा और ये हमारा यहाँ पर सेल रेट हो जाएगा, इस तरीके से होगा। तो बैंक विल एंटर इन ए परचेज, बैंक यहां पर परचेज ट्रांजैक्शन में एंटर करेगा 83.15 पर, और बैंक सेल ट्रांजैक्शन में 83.20 पर यहां पर एंटर करेगा। तो बैंक का जो प्रिंसिपल है, बैंक बाय लो सेल हाई। यहां पर क्वेश्चन में कैसे पहचानेंगे कहां पर रेट बाय रेट इस्तेमाल होगा, कहां पर सेल रेट यूज होगा बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर क्वेश्चन में इनफ्लो शब्द, रिसीव्ड शब्द, इनवर्ड, ड्राफ्ट पेड, बिल एक्सपोर्ट, अगर ऐसा कोई शब्द यूज हुआ है तो वहां पर बाय रेट यूज होगा। और अगर क्वेश्चन में आउटफ्लो, पेड, आउटवर्ड, ड्राफ्ट, इशूड, इंपोर्ट, बिल, ऐसा कोई शब्द यूज किया गया है तो वहां पर हमारा सेल रेट इस्तेमाल होगा। तो जब हम ये रेट कैलकुलेट करते हैं तो उसमें रेट कैलकुलेट करेंगे, एक रेट कैलकुलेट होता है जिसका नाम है टीटी बाइंग रेट। तो टीटी का मतलब होता है यहाँ पर टेलीग्राफिक ट्रांसफर, है ना, टीटी का मतलब है टेलीग्राफिक ट्रांसफर। तो अगर हम टीटी बाइंग रेट की बात करते हैं तो टीटी बाइंग रेट इंडिकेट करता है उस रेट को जिस रेट पर बैंक कन्वर्ट फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस टू INR, है ना, वो रेट है यहाँ पर। बैंक के पास में फॉरेन करेंसी आ चुकी है, बैंक के पास में फॉरेन करेंसी आ चुकी है, और बैंक उस फॉरेन करेंसी को किस में, इंडियन रुपीस में कन्वर्जन करेगा। तो बैंक जब फॉरेन करेंसी को इंडियन रुपीस में कन्वर्जन करेगा तो वहां पर जिस रेट का इस्तेमाल करेगा उस रेट को बोलेंगे यहाँ पर टीटी बाइंग रेट, है ना। वो रेट कौन सा कहलाएगा, टीटी बाइंग रेट कहलाएगा। यहाँ पर जो टीटी बाइंग रेट है वो कहां पर एप्लीकेबल होता है, टीटी बाइंग रेट कहां पर लागू होगा। तो चलिए अगर हम टीटी बाइंग रेट की बात करते हैं तो जितने भी हमारे क्लीन इनवर्ड रेमिटेंस हैं, है ना, जितने भी सारे क्लीन इनवर्ड रेमिटेंस हैं विच कवर हैज ऑलरेडी बीन क्रेडिटेड आर नोस्ट्रो अकाउंट, है ना, ऐसे हमारे क्लीन इनवर्ड जो हमारे नोस्ट्रो अकाउंट में जो पैसा आ चुका है, ठीक है, उसके ऊपर टीटी बाइंग रेट एप्लीकेबल हो जाएगा। उसके बाद में प्रोसीड्स ऑफ एक्सपोर्ट बिल्स, है ना, जो एक्सपोर्ट बिल्स के प्रोसीड्स हैं, यहाँ पर एक्सपोर्ट बिल का पैसा आना है, चेक्स हैं, ठीक है, इनको यहाँ पर कलेक्शन के लिए भेजा हुआ है, इनका पैसा हमारे पास में आएगा फॉरेन करेंसी में, उसको हम INR में कन्वर्जन करेंगे। या जितने भी आउटवर्ड टीटी या डीडी कैंसिलेशन हुआ है, अगर कोई टेलीग्राफिक ट्रांसफर, डिमांड ड्राफ्ट आउटवर्ड है और उसका यहाँ पर कैंसिलेशन हुआ है तो वो इसमें आएगा। उसके बाद में या यहाँ पर जो फॉरवर्ड सेल कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पर उसका कैंसिलेशन हुआ है ऑन और है ना ऑन ड्यू डेट या आफ्टर ड्यू डेट यहाँ पर, तो वहां पर हम टीटी बाइंग रेट इस्तेमाल करेंगे।
और जब टीटी बाइंग रेट को कैलकुलेट करेंगे तो जो भी हमारे पास में स्पॉट रेट होगा, स्पॉट रेट में से एक्सचेंज मार्जिन को यहाँ पर हटा देंगे, माइनस कर देंगे। उसके बाद में नेक्स्ट आएगा हमारा टीटी सेलिंग रेट। टीटी सेलिंग रेट कहां पर एप्लीकेबल होगा? टीटी सेलिंग रेट एप्लीकेबल होगा, ये इंडिकेट करता है उस रेट को विच द बैंक सेंड्स एन आउटवर्ड रेमिटेंस। जब यहां पर बैंक आउटवर्ड रेमिटेंस सेंड करता है, जब है ना हमारे कंट्री से दूसरे देश में पैसा जाएगा, तो यहां पर जब आईएनआर इंडियन रुपीस को फॉरेन करेंसी में कन्वर्जन कर रहे होते हैं, ठीक है, जब यहां पर इंडियन रुपीस को फॉरेन करेंसी में कन्वर्जन कर रहे होते हैं तो उस टाइम पर टीटी सेलिंग रेट इस्तेमाल होता है। तो खास करके जब यहां पर इंपोर्ट है ना, कैश में इंपोर्ट किया होता है तो उसमें ये रेट यूज करते हैं यहां पर। तो टीटी सेलिंग रेट इज एप्लीकेबल जब यहां पर फॉरेन करेंसी इंडिया से बाहर भेज रहे हैं, है ना, फॉरेन करेंसी इंडिया से बाहर रेमिटेंस कर रहे हैं यहां पर, तो आईएनआर को कन्वर्जन करेंगे यहां पर फॉरेन करेंसी में, और जिस रेट का इस्तेमाल करेंगे वो रेट कहलाएगा टीटी सेलिंग रेट। उसके बाद में अगर कोई परचेज है, कोई परचेज किया है, परचेज का कैंसिलेशन हुआ है, किसी परचेज का कैंसिलेशन हुआ है यहां पर, या कोई बिल परचेज है यहां पर, या रिटर्न अनपेड है, बिल परचेज ट्रांसफर टू कलेक्शन अकाउंट, इनवर्ड रेमिटेंस का रिफंड कर रहे हैं, कोई फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट है उसका कैंसिलेशन हुआ है ऑन और आफ्टर ड्यू डेट, या जो एनआरई अकाउंट में डिपॉजिट्स हैं, एनआरई अकाउंट में डिपॉजिट्स यहाँ पर आउटस्टैंडिंग बैलेंस किस में होता है? आउटस्टैंडिंग बैलेंस यहाँ पर आईएनआर में होता है, इंडियन रुपीस में होता है, ठीक है। तो अगर उसका कन्वर्जन हो रहा है किसमें, एफसीएनआर या आरएफसी अकाउंट में उस डिपॉजिट को भेज रहे हैं, तो वो हमारा टीटी सेलिंग रेट का पार्ट होगा। तो अगर हम कैलकुलेशन की बात करते हैं तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे? जो भी स्पॉट रेट होगा उसमें एक्सचेंज मार्जिन को ऐड ऑन कर लेंगे, एक्सचेंज मार्जिन को जोड़ लेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट आता है बिल बाइंग रेट। अगर हम बिल बाइंग रेट की बात करते हैं तो बिल बाइंग रेट इज अप्लाइड व्हेन बैंक गिव आईएनआर टू कस्टमर, ठीक है। जब यहां पर बैंक कस्टमर को आईएनआर प्रोवाइड करता है एडवांस में ही, बैंक को फॉरेन करेंसी फ्यूचर की डेट में रिसीव होगा, बैंक को यहां पर फॉरेन करेंसी अभी रिसीव नहीं हुआ, बैंक को फ्यूचर की डेट में फॉरेन करेंसी रिसीव होगा, ठीक है, और बैंक एडवांस में ही कस्टमर को आईएनआर दे रहा है, तो वहां पर जो रेट एप्लीकेबल होगा वो बिल बाइंग रेट एप्लीकेबल होगा। तो बैंक का जो नोस्ट्रो अकाउंट है इज क्रेडिटेड आफ्टर द परचेज ट्रांजैक्शन, है ना, यहाँ पर बैंक का जो नोस्ट्रो अकाउंट है वो फ्यूचर में क्रेडिट होगा, बाद में क्रेडिट होगा। अभी बैंक के नोस्ट्रो अकाउंट में पैसा यहाँ पर नहीं आ रहा है, फ्यूचर की डेट में आएगा। तो जितने भी यहाँ पर जो एक्सपोर्ट बिल का को बैंक परचेज कर रहा है, या एक्सपोर्ट बिल को डिस्काउंट कर रहा है, या एक्सपोर्ट बिल को नेगोशिएट कर रहा है, तो वहां पर बिल बाइंग रेट एप्लीकेबल होगा। और जितने भी चेक डिमांड ड्राफ्ट बैंक ने परचेज किए हैं, ठीक है, एक्सपोर्टर कस्टमर से, वहां पर बिल बाइंग रेट एप्लीकेबल होगा। इसको कैलकुलेट करने के लिए जो स्पॉट रेट है उसमें अगर प्रीमियम है तो प्रीमियम को एड ऑन करेंगे, और डिस्काउंट है डिस्काउंट को माइनस करेंगे। और यहाँ पर जो एक्सचेंज मार्जिन है, एक्सचेंज मार्जिन बैंक कमीशन होता है, एक्सचेंज मार्जिन क्या है? बैंक कमीशन, तो उसको हम यहाँ पर माइनस कर लेंगे। चलिए, उसके बाद में नेक्स्ट आता है बिल सेलिंग रेट। अगर हम बिल सेलिंग रेट की बात करते हैं, इट इज अप्लाइड वेयर हैंडलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स इज इन्वॉल्व। जहां पर जो डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स की जो हैंडलिंग है वो इन्वॉल्व रहती है, वहां पर बिल सेलिंग रेट एप्लीकेबल होता है। तो पेमेंट अगेंस्ट इंपोर्ट ट्रांजैक्शन, जो भी इंपोर्ट ट्रांजैक्शन है, अगर उसके अगेंस्ट में पेमेंट करना है, यहाँ पर मान लेते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट है, एलसी के तहत बैंक डॉक्यूमेंट्स को हैंडल कर रहा है यहाँ पर, तो वहां पर ये रेट इस्तेमाल होगा बिल सेलिंग रेट। तो इसके लिए जो भी स्पॉट रेट होगा, स्पॉट रेट में एक्सचेंज मार्जिन फॉर द टीटी सेलिंग प्लस करेंगे, और एक्सचेंज मार्जिन फॉर द बिल सेलिंग आल्सो ऐड करेंगे। इन दोनों मार्जिन को यहाँ पर ऐड ऑन करेंगे स्पॉट रेट में, और हमारे पास में बिल सेलिंग रेट कैलकुलेट होकर आज। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में जो करेंसी है, करेंसी का एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन क्या होता है? करेंसी एप्रिशिएट या डेप्रिशिएट क्या करती, कैसे होती है यहाँ पर? जैसे अगर आप देखोगे $1 इक्वल टू चल रहा है 83 रुपीज, है ना, और उसके बाद में कुछ समय के बाद में $1 इक्वल टू हो जाता है 84 रुपीज, तो इट मीन्स यहाँ पर जो करेंसी है वो एप्रिशिएट हो रही है, करेंसी की वैल्यू बढ़ रही है। तो ऐसे केस में, ठीक है, यहाँ पर आईएनआर नहीं, जो डॉलर है, डॉलर यहाँ पर एप्रिशिएट कर रहा है, ठीक है। अभी अगर आप देखोगे $1 इक्वल टू 83 रुपीज, है ना, $1 इक्वल टू हो जाता है, फिर 84 हो जाता है, और फिर $1 इक्वल टू हो जाता है यहाँ पर 85। अगर ऐसे हो रहा है तो आईएनआर तो डेप्रिशिएट कर रहा है ना, आईएनआर क्या कर रहा है? डेप्रिशिएट कर रहा है।